अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सिंबल्स इन द नावल बर्न शेडोज़। ये नावल लिखा है पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर कामिला शमसी ने, और इस नावल में पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने प्लॉट समरी डिस्कस की थी और फिर हमने डिस्कस किए थे इसके थीम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस नावल के अंदर यूज़ होने वाले सिंबल्स। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि सिंबलिज़म क्या होता है या सिंबल्स क्या होते हैं। किसी भी राइटिंग टेक्स्ट या कोई नावल हो, किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर ऐसे वर्ड्स, कैरेक्टर्स, आइडियाज़ का इस्तेमाल करना जो अपने लिटरल मीनिंग के अलावा एक सेकेंडरी मीनिंग भी कन्वे करते हों, यानी वो किसी दूसरी चीज़ को शो करते हों या दूसरी चीज़ को सिंबलाइज़ करते हों। इसकी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। कुछ कलर्स, जैसे कलर्स भी सिंबलिज़म के लिए इस्तेमाल होते हैं, कलर्स भी सिंबल्स हो सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है? वैसे अगर हम देखें कोई चीज़ अगर ब्लैक कलर की है तो हम कहेंगे ठीक है ये ब्लैक कलर की ऑब्वियसली चीज़ है, लेकिन उसका सिंबल भी हो सकता है। ब्लैक कलर जो है वो सिंबल हो सकता है डेथ का, डार्कनेस का, डिके का, डिस्ट्रक्शन का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लैक कलर से एसोसिएटेड हैं, इसीलिए ब्लैक कलर इन चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है। इसी तरह हम रेड कलर देख सकते हैं कि रेड कलर सिंबलाइज़ करता है पैशन को और लव को, डेंजर को। चलें बग़ैर कोई भी देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सिंबल्स, प्रॉपर्ली आगाज़ करते हैं इसका। सबसे पहला सिंबल हमारे पास है बर्ड्स का। बर्ड्स यानी परिंदे, अगर हम उनकी तरफ देखें तो क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है? सबसे पहली तो यही आती है कि वो कितनी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, कितने आज़ाद हैं, कितने आराम से जहाँ उनका दिल चाह रहा है वहाँ जाके उड़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाती है फ्रीडम। और इस नावल के लिहाज से अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ पे बर्ड सिंबलाइज़ कर रहे हैं लॉस ऑफ फ्रीडम को। तो एक सीन मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, उसको बताती चलूँ, कॉनरेड्स जर्नल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमाइंडर देती जाऊँगी कि कॉनरेड कौन था और कौन सा भी कैरेक्टर जो भी आएगा कि वो कौन था, ताकि आप लोगों को स्टोरी दिमाग में रहे। कॉनरेड जो था वो हिरोको का फियांसे था। नावल के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम देखते हैं, उसके बाद में डेथ भी हो जाती है एटॉमिक बॉम्बिंग के दौरान। और कॉनरेड जो है, अब उसका क्या सीन है कि वो था एक जर्मन जो कि जापान में रहता था, और वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेनर्स जापान में रहते थे उन सबको शक की निगाह से देखा जाता था कि कहीं ना कहीं ये जंग में मुलव्विस ही ना हो, कहीं इन्होंने भी कोई हाथ ना हो इनका जंग में। तो कॉनरेड इस डर से क्या करता है, वो अपने जर्नल्स, क्योंकि वो लिखता होता है, तो वो अपने तमाम जर्नल्स जो कि पर्पल जो स्मॉल साइज नोटबुक्स होती हैं वो उसके जर्नल्स होते हैं, वो उनको धागे से बांधता है और उसके बाद दरख्त से लटका देता है इस तरह कि वो उड़ते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई परिंदे हों दूर से देखने पे। तो ये चीज़ जो ये उसका एक्ट है अपनी बुक्स को इस तरह से लटका देने का, वो शो कराता है कि उसने अपना फ्रीडम खो दिया है, उसका लॉस ऑफ फ्रीडम हो गया है, कि अब वो डरने लगा है, अब ख़ुद को छुपाने लगा है, अपने जो नोटबुक्स हैं उनको छुपाने लगा है। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्सचुअल लाइन भी कोट की है, द विंड ट्वर्ल्ड द पर्पल विंग बर्ड्स इन द मूनलाइट। तो ये पर्पल विंग बर्ड्स जो हैं ये उसकी वही पर्पल कलर की नोटबुक्स हैं जो वो लटकाता है। तो ये आप एज टेक्सचुअल लाइन कोट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली लाइन। आगे है हमारे पास है पैटर्न्स ऑन हिरोकोज बैक। तो हिरोको की जो कमर पे पैटर्न्स बन जाते हैं वो भी बर्ड्स की तरह के होते हैं। कुछ फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, कुछ बर्ड्स से सिमिलर पैटर्न्स होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रिपीट कर देती हूँ कि उसने पहनी होती है अपनी जो जापान की एक ड्रेस है किमोनो, वो पहनी होती है हिरोको ने। एटॉमिक बॉम्ब जब गिराया जाता है तो उसके पैटर्न्स जो होते हैं उस किमोनो के ऊपर बने होते हैं। वो ब्लैक कलर की उनकी आउटर लाइन होती है, लाइक बाउंड्रीज होती हैं उस पूरे डिज़ाइन की, और बीच में कलर्स होते हैं वो लाइट कलर्स होते हैं। तो ब्लैक कलर क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब बॉम्ब फटता है तो वो हीट को ब्लैक वाली साइड पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है ड्रेस में, और जो लाइट कलर्स वाली होती है वो नहीं एब्जॉर्ब करती, तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है हीट को। तो इस तरह से ब्लैक कलर वाला उसकी पूरी स्किन पे छप जाता है डिज़ाइन पूरा, हम कह सकते हैं कि वहीं पे प्रिंट हो जाता है वो डिज़ाइन। और इस तरह से हिरोको की बैग इस तरीके से हाफ जलती है कि वो डिज़ाइन बन जाता है। और वो जो पैटर्न्स हैं वो भी बर्ड्स लग रहे होते हैं। तो ये भी दिखाते हैं कि हिरोको के साथ भी उसका फ्रीडम भी एक तरह से छिन गया, उसका मेंटल फ्रीडम या मेंटल पीस हम कह सकते हैं वो इस चीज़ से छिन गई थी इन बर्ड्स के पैटर्न्स की वजह से। वो जब भी उनको देखती थी उसको याद आता था कि मेरे साथ क्या हुआ था पहले, और वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी। इस पैटर्न, इस डिज़ाइन को सज्जाद ने एक पॉइंट पे ब्यूटीफुल भी कहा था, लेकिन इस बात से हिरोको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसने एटॉमिक बॉम्ब के साइड इफ़ेक्ट जो मेरे ऊपर आया है उसको ब्यूटीफुल क्यों कहा है। एक और चीज़ मैंने लिखी है, ऑल्सो सिम्बलाइज माइग्रेशन के जो बर्ड्स हैं, क्योंकि हमें पता है बर्ड्स जो हैं वो इधर से उधर माइग्रेट करते रहते हैं, जहाँ उनको अच्छा मौसम मिलता है वहाँ चले जाते हैं, जिधर वो जाके रहना चाहते हैं वो वहाँ रहने लग जाते हैं। तो ये चीज़ माइग्रेशन की जो है ये बर्ड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हम कह सकते हैं। और ये माइग्रेशन जो है ये इंसानों को इस नावल में इतनी माइग्रेशन करनी पड़ रही है क्योंकि कहीं कोई मसला होता है। हिरोको की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले वो जापान में रहती होती है, वहाँ एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद वो कहाँ आ जाती है, इंडिया आ जाती है, इंडिया के बाद वो पाकिस्तान आ जाती है।
पाकिस्तान के बाद वो अमेरिका चली जाती है। तो कितनी माइग्रेशन उसको करनी पड़ी है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ बर्ड सिम्बलाइज़ करते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है फ्लावर पॉट्स का। फ्लावर पॉट्स क्या सिम्बलाइज़ करते हैं? ब्रिटिश कंट्रोलिंग एटीट्यूड, या हम कह सकते हैं उनका कॉलोनाइजिंग बिहेवियर या कॉलोनाइजिंग एटीट्यूड। यानी जो ब्रिटिश थे उनका कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग किस्म का एटीट्यूड था या कंट्रोलिंग किस्म का बिहेवियर था। ये हम कैसे कह सकते हैं कि उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर था? क्योंकि हम देखते हैं इस नावल के अंदर अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो मैंने नीचे एक सीन मेंशन किया है और यही लंबी सी एक लाइन है, टेक्सचुअल लाइन नावल की, और ये आप लोग इसका कोई पार्ट या ये पूरी यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में कहीं भी रेफरेंस के तौर पे। देयर वॉज दिल्ली, city of the Raj, where every Englishman's bungalow had lush gardens lined with red flower pots. Flower pots, it summed it all up. No trees growing in the courtyards for the English, no rooms clustered around those courtyards. Instead, separations and demarcations. तो ये क्या चीज़ है? वो कह रहे हैं ये जो लाइन है ये बता रही है इनका जब इंग्लिश लोग दिल्ली पे आके काबिज़ हो गए हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बंगलों के गिर्द जो है वो गार्डन्स हैं उनके, और जहाँ पे रेड कलर के फ्लावर पॉट्स लाइनों में सजे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई ट्रीज़ नहीं है बल्कि प्रॉपरली अरेंज फ्लावर पॉट्स हैं, और कोई रश नहीं है कोई कमरों का, बल्कि सेपरेट बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं हर चीज़ की कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव किस्म का डेकोरेशन की गई है कि जो बिल्कुल उनका दिल किया गया था वही डेकोरेट किया गया है। और कोई भी ये नहीं है जैसे कि पहले दिल्ली था अब वो वैसा नहीं रहा, बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि दिल्ली के ऊपर इतनी कंट्रोलिंग पावर, इतनी अथॉरिटेटिव पावर आई है कि उसने बिल्कुल उसको अपनी तरह से ढाल दिया। तो ये जो चीज़ है ये फ्लावर पॉट्स दिखा रहे हैं कि कितना जैसे फूल, इसकी मिसाल मैं ये समझा सकती हूँ कि जैसे फूल हैं उनकी जिधर भी पौधों का फूलों का दिल करे वो उग सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने उसको इतना कंट्रोल करके फूलों को उगाया हुआ है। तो इसी तरीके से उन्होंने आके इंडिया में रहने वाले लोगों को भी इतना कंट्रोल करके जीने का मतलब हक इतना ही दिया था कि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जिएँ, अपना जैसे ब्रिटिश चाहेंगे वैसे ही जिएँ। जैसे कि उन्होंने फूलों को ज़िंदगी इतनी ही जीने के लिए दिया कि वो फ्लावर पॉट्स में उगें, ना कि वो कहीं बाहर उगें। इवन यहाँ लिखा है ना कि नो ट्रीज़, कोई ट्रीज़ भी उगने, किसी दरख्त को इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ उग सके। तो इसी तरीके से इंडियंस को भी उतनी ही इजाज़त थी जितना ब्रिटिश चाहेंगे वो वही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थीम की तरफ जो कि है क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या चीज़ सिंबलाइज़ करती है? एलिजेंस टू वंस कल्चर, कि हम अपने कल्चर के साथ कितने लॉयल हैं, हम अपने कल्चर के साथ कितने कनेक्टेड हैं, ये चीज़ सिंबलाइज़ करती है क्लोथिंग। यानी हमारा ओढ़ना, हमारा पहनना, कि हम किस तरह का पहन रहे हैं, कैसा हम दिख रहे हैं और हम अपने आप को कैसा ड्रेसअप कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाएगी कि हम अपने कल्चर के साथ कितने बाउंड हैं। अगर हम अपने कल्चर की चीज़ को पहनना ही पसंद नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हम अपने कल्चर के साथ लॉयल नहीं हैं, हम किसी दूसरे के कल्चर के साथ ज़्यादा लॉयल हैं या उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जो हम पहन रहे हैं। नीचे फिर से मैंने यही किया है कि एक टेक्सचुअल लाइन कोट की है, मैं उसको रीड कर देती हूँ। आई हैव अंकल्स एंड कजन्स हु वर्क फॉर द इंग्लिश, इट्स वट वी डू ड्यूरिंग द डे, इट्स एम्प्लॉयमेंट, and then we come home and take off our shirts and trousers, replace them with kurta pajama and become men of our mohalla again. That's our true world. ये कह रहा है सज्जाद, और ये सज्जाद बताता है हिरोको को कि हमारा किस तरह का काम है। जिस ज़माने में हिरोको और उसकी शादी नहीं हुई होती वो लोग डिस्कस करते होते हैं, तो वो ये बताता है कि हमारे जो अंकल्स हैं, मतलब हमारे मोहल्ले के काफ़ी लोग, मेरे कज़न्स, अंकल वगैरह इंग्लिश लोगों के घर पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, दिन में अपनी जॉब करते हैं। अपनी जॉब क्या करते हैं कि वो उनकी तरह का रहन सहन इख्तियार करते हैं दिन के टाइम। रात के टाइम जब वो घर आते हैं तो वो अपना ट्राउज़र शर्ट उतारते हैं और वो अपना कुर्ता पजामा दोबारा से पहनते हैं और वो मोहल्ले के बंदे बन जाते हैं, और यही हमारी असल दुनिया है। तो ये बताने का उसका मकसद ये था कि हम अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दिन के टाइम नहीं जुड़े रह सकते। दिन के टाइम हमें उनके कल्चर में एंटर होना पड़ता है उनकी वजह से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉयलिटी बाकी है कि रात के टाइम एटलीस्ट अपना कल्चर अडॉप्ट करें हैं, लेकिन अपना कल्चर अडॉप्ट करके दूसरे के सामने शो करने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे एक और सीन मुझे जहन में आया है, वो भी मैं बताती चलूँ कि जब सज्जाद को नौकरी से फ़ायर कर दिया जाता है, जब जेम्स उसको निकाल देता है नौकरी से, वो निकालता क्यों है ये भी रिमाइंडर देती चलूँ कि वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं सज्जाद के ऊपर कि इसने असॉल्ट किया है हिरोको को, इसने असॉल्ट करने की कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। तो हिरोको खुद अपनी मर्ज़ी से उसको अपनी कमर पे जो पैटर्न्स हैं वो दिखा रही होती है, और उस टाइम पे जब वो बोलता है कि भाई ये तो बड़े ब्यूटीफुल हैं तो उसको गुस्सा आता है, वो चीखती है, और यही सीन जब एलिज़ाबेथ देखती है उसको लगता है कि वो उसको असॉल्ट करा था। तो ये इल्ज़ाम लगा के उसको जॉब से निकाल देते हैं, और बाद में वो जॉब से निकलने के बाद जब जेम्स के घर आता है, बर्टन फैमिली के घर आता है हिरोको से बात करने के लिए,
तो वो कुर्ता पजामा पहन के आता है। वो फर्स्ट टाइम होता है कि वो उनके घर पे कुर्ता पजामा पहन के आया होता है, ट्राउज़र शर्ट पहन के नहीं आया होता। क्यों? क्योंकि अब वो उनके कल्चर से निकल चुका है, अब वो अपने कल्चर के साथ लॉयल्टी और अपना एक कनेक्टिविटी शो कर रहा है, और वो अपना ही ड्रेस पहन के आया है यहाँ पे, अपनी क्लोथिंग, अपने कल्चर को अपने कल्चर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करने के लिए। आगे हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है मैंगोज़, और ये आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेंज सिंबल लग रहा होगा, लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि सिंबल कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर भी सिंबल हो सकता है, कलर भी सिंबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रूट का सिंबल है जो कि है मैंगोज़। क्या सिंबलाइज करते हैं? द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, कि हम कितने किसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो वाली फीलिंग जो हमारे अंदर हो कि हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे शो करते हैं मैंगोज़। दो नीचे मैंने इसके लाइंस कोट की हुई हैं, बारी बारी पढ़ देती हूँ। फर्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्मेल टू मी? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट। इट नेवर अकर्ड टू मी ही वुडंट नो द स्मेल ऑफ मैंगोज़। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये सज्जाद और हिरोको के दरमियान में कॉन्वर्सेशन होती है। ये सज्जाद शुरू में कहता है कैन यू एक्सप्लेन दिस स्मेल टू मी। अब ये किसी स्मेल की बात हो रही होती है, तो हिरोको को वो कहता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। तो हिरोको को बड़ा अजीब लगता है कि कैसे ये मैंगोज़ की स्मेल से इतना इंडिफरेंट हो रहा है। तो मतलब वो जो भी स्मेल है वो मैंगो से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती है। तो वो इस चीज़ पे हैरान हो रही होती है कि मैंगोज़, क्योंकि साउथ एशियन कल्चर जो हमारा है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह, ये यहाँ पे मैंगोज़ तो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, और इसकी स्मेल ही काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं डिफरेंट होती है बाकी चीज़ों से, और काफ़ी अच्छी स्मेल होती है, खुशबू। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे शो करती है कि कैसे वो अपनी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जो उसके अंदर है, अपने कल्चर से, अपने कंट्री से, अपने नेशन से, लेकिन उससे दूर रह रहे कि कितना वो कम पड़ गया, या वो जो हम कह सकते हैं कि जो रिश्ता है अपने कंट्री से, वो जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा दूर होता जा रहा है, या वो कितना ज़्यादा ब्रेक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट हमारे पास है, ही वॉन्टेड हिज पेरेंट्स, ही वॉन्टेड हिज बेड एंड द फेमिलियरिटी ऑफ द स्ट्रीट्स इन विच हीड ग्रोन अप, फॉर नो रीज़न ही कुड एक्सप्लेन ही वॉन्टेड अ मैंगो। अब ये जो लाइन है, ये जो इसका सज्जाद का बेटा होता है रज़ा, वो जब चला जाता है मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप में, तो ये वहाँ पे उसके बारे में लिखी गई है नॉवल के अंदर, कि वहाँ पे उसको क्या चाहिए होता है, उसको अपना घर चाहिए होता है, अपना बेड चाहिए होता है, अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, अपनी स्ट्रीट्स चाहिए होती हैं, और उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है वो नहीं किसी को बता सकता कि उसको एक मैंगो भी चाहिए। तो ये मैंगो जो बोलने का यहाँ पे मकसद है वो ये है कि उसको अपनी वही अपनापन चाहिए, अपने लोग, अपना घर, अपना एरिया। तो यहाँ पे मैंगो भी सारी इन तमाम चीज़ों का मीनिंग अपने अंदर हम कह सकते हैं कि समेट लेता है। नेक्स्ट सिंबल की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा लास्ट सिंबल भी है, और वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंबलाइज करती है इंटीमेसी एंड क्लोजनेस, और लैंग्वेज एक थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट था इस नावल का, क्योंकि नावल में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, फिर उसके अलावा जर्मन है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज इंटीमेसी और क्लोजनेस को सिंबलाइज करती है। जैसे कि नावल में वो कैरेक्टर्स जो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं और एक दूसरे की लैंग्वेज में ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो ये जो लैंग्वेज होती है, ये हमारी, अगर हम दो लोग आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जो हमारी अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, तो वो दूसरे किस्म का इम्पैक्ट डालती है, बहुत डीप इम्पैक्ट। इसके अलावा अगर हम दो लोग फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात करें तो वो मज़ा नहीं आता, हम ये कह सकते हैं, या वो जो एक अपनी लैंग्वेज में बात करने का मज़ा होता है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात करने से नहीं आता। तो नीचे मैंने इसके ऊपर लाइनें कोट की हुई है, वो देख लेते हैं। दे हैड स्टार्टेड टू स्पीक इन जर्मन एंड दैट डूइंग सो फेल्ट लाइक शेयरिंग द मोस्ट इंटीमेट ऑफ सीक्रेट्स। ये बात की जा रही है हिरोको और एलिज़ाबेथ के दरमियान, कि जब हिरोको इंडिया में बर्टन्स के घर पे रहने आ जाती है और वो एलिज़ाबेथ से कहती है कि मैं कॉनरेड की फियांसे हुआ करती थी, तो कॉनरेड की वजह से उनका वैसे ही एक रिलेशन बन गया था, क्योंकि वो कॉनरेड की बहन थी एलिज़ाबेथ। तो वो लोग आपस में बातें करती होती हैं और कभी कभी वो जर्मन में बात किया करती होती हैं, क्योंकि हिरोको को जर्मन आती थी, क्योंकि वो जर्मन ट्रांसलेटर के तौर पे काम करती थी, और एलिज़ाबेथ तो पीछे से थी ही जर्मन, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वो यहाँ पे आई होती है, तो पीछे से होती ही जर्मन है, तो इसलिए उसको भी जर्मन आती होती है। वो लोग जब भी जर्मन में बात करते हैं उनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो कोई सीक्रेट शेयर करें, उनकी सीक्रेट लैंग्वेज जो है वो जर्मन बन जाती है, और जर्मन की वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं।
आगे नीचे भी जर्मन की बात है, जर्मन वॉज हर लैंग्वेज ऑफ इंटीमेसी विच वेंट फर्स्ट, जर्मन और इंटीमेसी। ये बात जो है ये एलिज़ाबेथ के बारे में और उसके हस्बैंड जेम्स के बारे में है। जैसे मैंने अभी बताया एलिज़ाबेथ के लिए जो जर्मन लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट लैंग्वेज थी, तो उसके हस्बैंड के साथ भी वो कभी कभी जर्मन में बात किया करती थी, बल्कि कभी कभी क्या ज़्यादातर वो जर्मन में बात किया करती थी। और बाद में उनका रिलेशन जब एक अजीब सा खोखला सा हॉलो सा रिलेशन बन के रह गया, तब उसने देखा कि नोटिस किया कि हम तो जर्मन में ही बात नहीं करते। फिर ये नोटिस किया कि क्या चीज़ पहले ख़त्म हुई है, क्या जर्मन लैंग्वेज में बात करना पहले ख़त्म हुआ है या पहले हमारी इंटीमेसी ख़त्म हुई है। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई होती हैं, लेकिन ये पहले नहीं पता लगता कि क्या पहले ख़त्म हुआ है। तो इससे शो होता है कि जर्मन लैंग्वेज उनके बीच में कितनी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज की हैसियत रखती थी। अब यहाँ सिंबल्स के बाद एंड में मैंने एक लास्ट चीज़ ऐड की है जो कि है हमारा टाइटल। हम अगर देखें तो टाइटल भी एक तरह का सिंबल एक्ट कर सकता है। वैसे मोस्टली मैं नॉवेल्स की जब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं टाइटल सिग्निफिकेंस की अलग सेपरेट सी वीडियो बना दिया करती हूँ, बट ये क्योंकि टाइटल बहुत लॉन्ग सिग्निफिकेंसेस की नहीं थी तो मैंने इसी वीडियो के अंदर इसको कंपाइल कर दिया है। और टाइटल बर्न शेडोज़ ये भी सिग्निफाई करता है या सिंबलाइज करता है किसी चीज़ को। वो क्या है, अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा हुआ है, बर्न का अलग और शेडोज़ का अलग, ताकि बात को समझना आसान हो जाए। बर्न जो कि हम देखते हैं कि कोई चीज़ जल चुकी हो, तो ये हमें पास्ट का बताता है एक तरह से। और पास्ट कौन सा, इस नावल के पर्टिकुलर अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो बॉम्बिंग जो कि नावल के बिल्कुल स्टार्ट में होती है, एटॉमिक बॉम्बिंग जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टाइप ऑफ बॉम्बिंग है। इसमें हम क्या देखते हैं कि सब कुछ जल गया, सब कुछ जल के राख हो गया, तो इसीलिए बर्न जो है वो इसको भी दिखाता है। और इस बॉम्बिंग की वजह से क्या कुछ हुआ है, इस जलने की वजह से क्या कुछ हुआ है, फिर उसके सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स, इसके सारे इम्पैक्ट्स की सब कुछ नावल के अंदर दिखाया जाता है। फिर हमारे पास टाइटल का सेकंड पार्ट यानी कि शेडोज़ है, सेकंड टर्म हम कह सकते हैं शेडोज़ की। वो क्या सिंबलाइज करती है, मेमोरीज़ को और ट्रॉमा को। मेमोरीज़ यानी कि पुरानी जो भी, अब मैंने पास्ट की बात की थी, तो ये जो भी पुरानी मेमोरीज़, और मोस्टली इसके अंदर हैप्पी मेमोरीज़ की बजाय बैड मेमोरीज़ हम कह सकते हैं, टेरिबल हॉरिफाइंग मेमोरीज़ जो भी लोगों की थी वो सारी थी। और वो किस लिए थी, ये बॉम्बिंग की वजह से। और जो भी मतलब हम इस नावल के अंदर सारे मेन जो 4 इवेंट्स दिखाए गए हैं उन सब की वजह से जो भी लोगों की मेमोरीज थी। क्या इवेंट्स थे, एक था एटॉमिक बॉम्ब जो कि 1945 में अमेरिका ने ड्रॉप किया था जापान के ऊपर। दूसरा एक यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, वो क्या है, इवेंट मेजर जो इस नावल के अंदर है वो है पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जो थी, उसके अंदर लोगों की कितनी ज़िंदगियों का लॉस हुआ, लोगों के जान माल और क्या कुछ रिलेशंस किस किस चीज़ का, और फिर जो भी उनके घर ज़मीनें जो छूटा, जो भी उनके लॉसेस थे वो सारे, जो उनको मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा या कोई भी फ़िज़िकल इलनेस, वो सारी चीज़ें। फिर थर्ड हमारे पास इसके अंदर आता है अफ़गान वॉर, कि अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हुआ, वो हमारे पास थर्ड मेजर इवेंट है इस नावल का, कि रशियन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में घुस जाती हैं और वो क्या कुछ करती हैं, उसकी वजह से बच्चों पे उसका क्या असर पड़ता है, जैसे रज़ा और अब्दुल्ला के दिखाया जाता है वो चीज़ें। और थर्ड लास्ट और फोर्थ हमारे पास इसके अंदर जो मेजर इवेंट है वो है 9/11 का अटैक, जो कि अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हुआ था। और ये जिसमें एक लॉन्ग कह रहे हैं बल्कि टॉल एक टावर के अंदर एक एयरप्लेन मार दिया गया था, तो वो उसमें भी कितने लोगों का नुकसान हुआ था, कितने लोग मिसिंग थे। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सारे बताने का मकसद ये था कि इनसे जो भी सारी लोगों की बुरी सोचें, बुरे मेमोरीज़ थी, वो सारी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रह जाती हैं, कितना भी उसको इरेज़ करने की कोशिश करें लेकिन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें शेडोज़ हम उनको यहाँ पे कह रहे हैं, और इससे जो भी ट्रॉमा होता है वो भी इसी शेडोज़ के मीनिंग के अंदर आता है इस नावल के टाइटल के लिहाज से। और पैटर्न्स और हिरोकोज बैक मैंने इसीलिए स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि बर्न शेडोज़ और उसके पैटर्न्स भी बर्न थे और वो एक शेडो लाइक थे, क्योंकि कुछ ब्लैक पोर्शन था और कुछ बीच में थोड़ा सा कलर्ड था, तो वो शेडोज़ की तरह के थे और एक अच्छा डिज़ाइन जैसे बन गया हो। तो ये जो उसकी बैक के ऊपर पैटर्न्स थे, वो सारे पैटर्न जो भी देखेगा, जब भी देखेगा, फ़ौरन से वो एटॉमिक बॉम्बिंग याद आएगी, उसके पीछे छुपा हुआ जितना मेंटल ट्रॉमा, सब कुछ, फिज़िकल पेन, सारा कुछ याद आएगा। तो इस तरह की जो भी मेमोरीज़ थी जिनको देखते ही कोई चीज़ याद है, तो वो इस नावल के अंदर दिखाई गई हैं। और इस नावल के अंदर लोगों के साथ जो भी उनको मतलब कुछ भी फेस करना पड़ता है, हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़, किसी भी एक इवेंट, जैसे एक बॉम्ब फेंकना था, चंद सेकंड्स की बात थी, लेकिन उसका जो ट्रॉमा था वो कितने अरसे, कितनी पूरी लोगों की ज़िंदगियों तक ख़त्म नहीं हुआ, उनकी जो मेमोरीज़ वगैरह थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टाइटल सिग्निफाई करता है या सिम्बलाइज़ करता है। तो ये टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर भी सेपरेटली आप लोग लिख सकते हैं, अगर
आप लोगों से पूछा जाए, और अगर सिंबल्स के अंदर लिखना चाहें तो भी टाइटल को मेंशन कर सकते हैं और उसके बारे में भी ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपकी मदद की होगी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में। अगर ऐसा है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।